हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य वंश के विषय में। मौर्य वंश बहुत ही अच्छा रहेगा टॉपिक और इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, इन सब के विषय में देखा था। पाषाण काल हो गया, इसके विषय में आपने देखा। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के विषय में आपने डिस्कस किया था। अभी हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के सबसे पहले विषय में देखिए तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले जानकारी का स्रोत क्या रहा, वर्ण व्यवस्था, शासक और उनके कार्य, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के विषय में हम लोग देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, और इनकी पतन क्या है, इनकी कला संस्कृतियों के विषय में हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मौर्य वंश के सबसे पहले देखिए जानकारी का क्या स्रोत है। स्रोत तो देखिए बहुत सारा मिलेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पुरातात्विक जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है इसको देखेंगे। आर्कोलॉजिकल सोर्स में देखिए जो अभिलेख है, अभिलेख में देखिए जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, अशोक के अभिलेख, इन सब से मृदभांड होंगे। इन सब से आपको मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। साथ ही साथ कुछ साहित्यिक स्रोत है, जैसे पुराण हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजतरंगिणी हो गया, ये सब साहित्यिक स्रोत जैन और बौद्ध धर्म से भी मिलता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो गया। साहित्यिक सोर्स को भी दो पार्टों में बांटा गया है, देसी और विदेशी। धार्मिक, देसी को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष में बांटा गया है। और देखिए जो विदेशी यात्री हैं, विदेशी स्रोत में जो मिलता है जैसे इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज के द्वारा, ऑस्टिन और जस्टिन की जो पुस्तक है इसके द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो धार्मिक स्रोत में आपने देखा आगे बौद्ध धर्म के विषय में, जैन धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म में कैसे आपने देखा दीपवंश, महावंश, दिव्यावतान, मिलिंद पन्नो, ये सब के विषय में आपने देखा था। जैन धर्म में भद्रबाहु के विषय में, परिशिष्ट पर्वत के विषय में आपने देखा था। और वहीं पर विष्णु पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथ से भी आपको मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलता है। नॉन रिलीजियस सोर्स में कौटिल्य की जो किताब है, टोटल 15 पार्ट है, इसमें संस्कृत में लिखा गया है। इसकी तुलना मैकिया के प्रिंस से किया गया है और मूलतः गद्य है, लेकिन अध्याय के अंत में पद्य भी पाया जाता है। वहीं पर देखिए पांडुलिपि के खोज जो किया गया था आर श्याम शास्त्री के द्वारा किया गया। प्रथम भाग में जो लिखा गया है राजस्व संबंधित मामले हैं, और द्वितीय भाग में नागरिक प्रशासन से संबंधित, थर्ड और फोर्थ में फौजदारी, दीवानी और कानून से संबंधित होगा। इसी तरह टोटल भागों को बांटा गया। जो छठा पार्ट है इसमें सप्तांग सिद्धांत से संबंधित है। सप्तांग में मतलब राजा को तुलना किया गया सर से, वहीं पर राज्य का जंघा से, अमात्य जो कि आँख से तुलना किया गया, दुर्ग का बाहों से, वहीं मस्तिष्क जो कि बल से संबंधित है, कोष को मुख से संबंधित है, मित्र का संबंध कान से है। और 9वां पार्ट है, इसको विदेशी राज, समझौता, बैटल, इन सब से संबंधित है। और देखिए विशाखादत्त की जो मुद्रा राक्षस है ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। मौर्य वंश के आगमन और नंद वंश का पातन से संबंधित इसमें है। वहीं पर राजतरंगिणी जो कि एक कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के विषय में, जो कि अशोका के द्वारा बिल्ड किया गया श्रीनगर सिटी। और इसके अलावा देखिए बाणभट्ट की जो पुस्तक हर्षचरित, इसमें भी आपको डिक्लाइन ऑफ मौर्य डेंसिटी के विषय में दिया गया, कैसे मौर्य वंश का पतन हुआ इसके विषय में देखा गया है। विदेशी स्रोतों में आपने देखा है सोशल लाइफ, पॉलिटिकल, ये सब जो चीज़ है मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक में। मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है यहाँ से देखने को मिलता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग स्टार्ट अगर करें, देखिए सबसे पहले इनके जन्म को विषय में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अगर देखा जाए तो ये मौर्य वंश की जो स्थापना ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे, और वह पहला ऐसे सम्राट है जिसमें बृहत्तर भारत पर अपना शासन को स्थापित किया। और उनका विस्तार जो कि ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। ठीक है, मतलब भारत में अगर देखा तो ईरान की सीमा से इनकी साम्राज्य मिलती थी। ठीक है, और उसने ही भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। ठीक है, और विशाखादत्त कृत जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त के नंदराज का पुत्र और नंदराज का पुत्र माना गया है। ठीक है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इनका जन्म के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जन्म देख सकते हैं 323 298 BC माना जाता है, और 322 में चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पर बैठे थे
प्राचीन भारत का राजवंश, इसने 137 साल तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था भारत में। और इनके स्थापना का श्रेय ही चंद्रगुप्त मौर्य को जाते हैं। और इनके प्रधानमंत्री जिनका नाम था कौटिल्य, इनको भी जानता है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा था, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही नाम था। ये इनके टीचर थे, ये इनके गुरु थे। ठीक है, और मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, और पिता जो थे सर्वात सिद्ध मौर्य थे। ठीक है, और इनके रिलीजियस टीचर थे भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म से संबंधित थे। भद्रबाहु इनके रिलीजियस मतलब इनका जो धार्मिक अध्यापक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी माता का नाम ही मोरा था। मोरा संस्कृत में मौर्य हो गया, इसी वजह से मौर्य वंश का नाम पड़ा। ठीक है, अदर नेम आप चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग अगर डिस्कस करें तो अदर नेम में एंड्रोकोर्स हो गया, एरियन और प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोर्स, और सेंडोकोर्स जस्टिन और स्टेबो के अनुसार इसका नाम पड़ा है सेंडोकोर्स। ठीक है, और उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र रहा है तक्षशिला। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसड़ जो निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, और वहीं पर पश्चिम उत्तर में अगर देखा जाए तो ईरान फारस में फैला हुआ है, वहीं पर पूरब में बंगाल तक फैला है। कितना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जो टीचर थे जिनका नाम था घनानंद कर रहा हूँ, कौटिल्य थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोग बात करें तो देखिए फाउंडर हैं मौर्य वंश के। कैपिटल रहा है पाटलिपुत्र रहा है। ठीक है, इनकी मम्मी का नाम मोरा था, जिसकी वजह से मौर्य वंश का नींव पड़ा है। और इनकी पत्नियों के विषय में देखा, पत्नी में एक था दुर्धरा, जो कि घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा, और दूसरा जो थी हेलेना ये सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह अगर माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही माना जाता है, क्योंकि हेलेना से इन्होंने शादी किया था। आई होप क्लियर हो गया होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासक था तब यूनानी आक्रमण सेलुकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको पराजित कर दिया और उनकी बेटी जो थी हेलेना से शादी कर दिया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में सेलुकस जो निकेटर था, दहेज में जो हेरात हो गया, एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान और पेरीपनसीडाई काबुल को ले लिया। इस बात का जो उल्लेख मिलता है एपियानस नामक यूनानी ही देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दिया था। और भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्लियर हो गया। सेलुकस निकेटर से युद्ध के विषय में, इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। हराने के बाद 4 प्रांत जो कि काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। देने का रीज़न था कि इनका अपना जो पुत्री थी, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया गया था, जिनका नाम तो आपने देख लिया कि हेलेना कार्नेलिया भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेलुकस निकेटर को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को लौट दिया था। वहीं पर जस्टिस के अनुसार बोला गया कि सारा भारत चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में था। वहीं पर महावंश के अनुसार बोला गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का सम्राट चाणक्य ने बनाया था। अब देखिए सेलुकस निकेटर का राजदूत जो थे मेगास्थनीज थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी पुस्तक जो इंडिका थी, जो कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताती थी। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताती थी इंडिका पुस्तक। आई होप क्लियर हो गया होगा। वहीं पर देखिए, और देखिए सेलुकस जो इनके राजदूत मेगास्थनीज थे, इनके दरबार में जब भेजा गया था तो यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा भी कहते हैं, ये ध्यान देने। देखिए विशाखादत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस ने में, जो कि नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की चर्चा हुई है विशाखादत्त में। ठीक है, इसी के अनुसार बताया गया कि चाणक्य के सहयोग से कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री जो है दुर्धरा, इससे विवाह कर लिया। दुर्धरा के विषय में आपने देख लिया, जो कि घनानंद की पुत्री थी।
और इसके बाद हम लोग सुदर्शन झील के विषय में भी हम लोग डिस्कस करें। ये भी पुष्यगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। ये गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र थे पुष्यगुप्त, और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपॉइंट किए गए थे पुष्यगुप्त। सुदर्शन झील कहाँ पे? सौराष्ट्र गुजरात में है। और इसका डिटेल्स वर्णन जो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, इसका डिटेल्स वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य 12 वर्षों का मगध में अकाल पड़ने पर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थाना और सहगौरा अभिलेखों में अकाल की चर्चा किया गया है। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध को विदेशियों से मुक्त कर दिया। और मेगास्थनीज जो मदन ऋषि और सिकंदर के बीच वार्तालाप की चर्चा की गई है। मृत्यु के विषय में देखा जाए 298 BC इनका मृत्यु हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसमें कहाँ पे हुआ? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। और किस पद्धति के द्वारा? संलेखना पद्धति, मतलब फास्टिंग मेथड से इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे जैन भिक्षु की तरह शरीर को त्यागना, उपवास विधि इसको बोलते हैं। इस तरह इनका 298 BC में मृत्यु हो गई थी। अब आगे हम लोग इनके बच्चों के विषय में डिस्कस करेंगे। बच्चों के विषय में डिस्कस करने से पहले मेगास्थनीज जो पुस्तक है मौर्य वंश की सबसे पहले जानकारी इसमें मिलता है। इसको भी 7 भागों में बांटा गया। एक दार्शनिक, अहिर जो होते थे पशुपालक होते थे, जैसे यादव समाज बोलते हैं, सैनिक हो गया, किसान हो गया, निरीक्षक, कारीगर और सभासद मंत्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो संख्या थी किसानों की संख्या थी। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का भी रचना किया। इसमें मौर्य वंश के राजनीतिक गतिविधियों के विषय में जानकारी मिलती है। जो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें मौर्य वंश की सबसे ज़्यादा जानकारी मिलता है, जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक की पुस्तक है। नाम से ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें कुल मिलाकर 15 लेसन है। इसमें राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है और कहा गया कि एक मजबूत राजा को संप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अपने आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिला था। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ 298 ईसा पूर्व जो कि संलेखना संधारा विधि से प्राण त्याग कर दिया था। इसको आपने देख ही लिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे चाणक्य को क्या बोलते हैं? भारत का मक्यावेली बोलते हैं। चाणक्य को विश्वगुप्त कौटिल्य भी कहते हैं और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ठीक है, मतलब एक ब्राह्मण है। ठीक है, इनके पिता का नाम गुड़ी था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया। ठीक है, और डेट्रोकोर्स शब्द का प्रयोग भी किया है। अब हम लिखेंगे आगे बिंदुसार। बिंदुसार ये दुर्धरा की पुत्र हैं। दुर्धरा कौन था? दुर्धरा आपने देखा घनानंद की लड़की थी। घनानंद जो कि चाणक्य का एक तरह से देखा है तो बहुत बड़े दुश्मन थे। और इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनकी जो पत्नियां हैं और भी रही हैं बिंदुसार के, सुभद्रांगी धर्मा रही हैं, चारुमित्रा भी इनकी पत्नियां रही हैं। ठीक है, बिंदुसार का जन्म 298 BC में हुआ था और 298 BC तक रहा। ठीक है, चारुमित्रा और सुभद्रांगी इनकी पत्नी रही है। इनके पुत्र का नाम सुसीम था, अशोक था और तिस था। अब पुत्र में देखिए यहीं से अशोक का जानकारी मिलता है। माना जाता है कि 101 पुत्र थे। 99 + 2, 99 लोगों को अशोक के द्वारा हत्या कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अशोक, सुसीम, श्यामक ये सब इनके पुत्र थे। और इसके दरबार में जो बिंदुसार हैं, इनके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रेबो है, स्ट्रेबो के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीरी, मीठी शराब और दार्शनिक को मांगा था। लेकिन जो वहाँ के नरेश थे उन्होंने अंजीरी और मीठी शराब को दिया, लेकिन जो दार्शनिक मांगे थे दार्शनिक देने से मना कर दिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायनोसिस को भेजा और बिंदुसार के समय तक्षशिला
में 2 बार विद्रोह भी हो चुका है। ठीक है, और विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम सुसीम था, लेकिन असफल रहा। इसके बाद इनके जो छोटे पुत्र थे अशोक जाते हैं और विद्रोह को आसानी से दबा लेते हैं। ठीक है, और अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे और इसकी स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार को अमित घात भी बोलते हैं, शत्रु विनाशक भी कहते हैं। ठीक है, और भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा दिया जाता है। इसके बाद बिंदुसार के कुछ अन्य नाम हैं जिसका नाम है अमित्रोघात, बिंदुपाल, ये सब इनके अन्य नाम हैं। संस्कृत के मतलब वायु पुराण में भद्रसार दिया गया है, जैन लिटरेचर में सिंहासन है, बिंदुपाल चाइनीज में दिया गया है, इस तरह इनका नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त थे। बिंदुसार का कुछ शेष भाग, बिंदुसार के दरबार में डायमेगस आया था। डायमेगस एंडोकस का राजदूत था। एथनियस के अनुसार ऐसा बोला जाता है। तो जो स्वीकार किया था सूखी अंजीर और मीठी मदिरा को तो भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक को मना कर दिया, ये तो आपने देख ही लिया। ठीक है, अशोक उज्जैन और तक्षशिला का युवराज था जो कि बिंदुसार के द्वारा नियुक्त किया गया था। अशोक को अवंती का उपराजा बनाया गया। तक्षशिला का विद्रोह जब हुआ था उसे समाप्त करने के लिए सुसीम गया, बाद में अशोक जाता है। अशोक क्रूरतापूर्वक विद्रोह को आसानी से दबा लेते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुवादी थे, ये आपने देख ही लिया है। इनका डेथ हो गया 273 BC पाटलिपुत्र में। अब इसके बाद देखिए अशोक और सुसीम के विषय में देखा जाता है। ठीक है, अशोक और सुसीम के विषय में देखा जाता है। तो अशोक बनते हैं वहाँ के राजा। इनका अशोक का जो जन्म होता है 269, मतलब अशोक जो कार्यकाल देखा जाए तो अशोक का कार्यकाल 269 से 232 BC तक रहा। इनका जन्म जो होता है 304 BC में इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम बिंदुसार आप जानते हैं। इनकी माता का नाम सुभद्रागी थे, जिसे धर्मा के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने जो 99 भाई थे इनकी क्या कर दिया, हत्या करके एक कुएं में डाल दिया। जैसा कि आपको आगे हमने दिखाया था, कुएं में डाल दी। वह कुआं आज भी कहाँ पे है, पटना के आगम कुआं के नाम से इसको जानते हैं। और 269 ईस्वी में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, और इनकी माता का नाम देखे सिंह ग्रंथ के अनुसार धर्मा बोला जाता है, सुभद्रांगी, और पाशदिका दिव्य वसान के अनुसार ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसाली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी जो कि खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इनकी पत्नी जो है महादेवी थी, कारुआकी थी, असंधिमित्रा थी देवी, ये लोग इनकी पत्नियाँ थीं। पुत्री देखा जाए तो संघमित्रा इनकी पुत्री रही हैं। चारुमाती भी इनके पिता जो रहे हैं महेंद्र, कुराड़ और तीवर इनके पुत्र रहे हैं। महेंद्र का जन्म जो कि महादेवी से हुआ था और कुड़ाल का जन्म पद्मावती से, वहीं पर कारुआकी से तीवर का जन्म हुआ था। ठीक है, और पुत्रिया आपने देखा संघमित्रा और चारुमाती, ये दोनों ही महादेवी से जन्मी थी। तो इनकी जो वाइफ थी महादेवी, कारुआकी, ये लोग एक विवाह पे तो नहीं रहते थे, दो तीन विवाह करते थे। ठीक है, तो अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, सबसे आगे देखे जाएंगे, देखिए कलिंग की जानकारी जो कि खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से मिलता है। और कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन थे, नंदराज थे। कलिंग में बहुत सारा भीषण नरसंहार हुआ, जिसके बाद अशोक का जो दिल है पिघल गया और अशोक ने युद्ध को सदा सदा के लिए त्याग दिया। उसके बाद भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना किया। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग का आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वहीं से बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त के द्वारा लेने लगे। और जो बौद्ध धर्म अपनाने की जो प्रेरणा था इनके भतीजे निर्ग्रोध से मिला था। ठीक है, बाद में पहले तो अशोक ने शुरुआत में ब्राह्मण ग्रंथ को अपनाए थे, ब्राह्मण धर्म को, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अशोक का जो बौद्ध धर्म था उनका व्यक्तिगत धर्म था, न कि, और उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में घोषित नहीं किया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ठीक है, इसी तरह
महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, सोना उत्तरा को सुवरा, इस तरह सभी लोग को अलग अलग जगहों पर भेजे थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने जो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष धर्म यात्रा प्रारंभ किया। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती आदि जगहों पर इन्होंने गए थे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अशोक का अन्य नाम जो था चंडाशोक था, देवनाप्री था, देवनाम पीदस्सी था, अशोक वर्णन, ये सब आपको ध्यान देने को, शुद्ध शाक, ये सब देखने को मिलता है। कलिंग का युद्ध के विषय में देखा जाए तो कलिंग का युद्ध कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में 261 विषय में। आपने देखा है अशोक और सामंथा महाधन नाभा के बीच में हुआ था। अशोक की विक्ट्री हुई, ये सब इसका डिटेल्स वर्णन आपको 13वें शिलालेख में मिलता है। इसमें माना जाता है 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इसके बाद अशोक बिल्कुल युद्ध को त्याग ही दिए थे। ठीक है, कारण रहा कि कलिंग दक्षिण और तटीय क्षेत्र के मार्ग पर स्थित था। कलिंग व्यापारिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट था और अशोक की साम्राज्य विस्तार नीतियों में से एक था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? कारण यही रहा कि सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण की तरफ आने जाने के मार्ग पर स्थित था, जो कि समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण करता था। ये सब डिटेल्स आपको 13वां अभिलेख में मिलता है। कुल मृत्यु 1 लाख से अधिक हुआ था, 1.5 लाख उसमें प्रभावित हुए थे। आपने इसको देख लिया था। निर्गोत और बौद्ध धर्म, ये सब आपने इसको बताने की ज़रूरत नहीं। धम्म के विषय में देखा, धम्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं और अशोक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि नैतिकता का विकास करना, सभी के लिए समन्वय लाना। परिभाषा जो है इसका बोला गया कि राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। डिटेल्स वर्णन इसको 2 और 7वें स्तंभ लेख में इसका मिलता है। इसका प्रावधान ये है कि सभी का सम्मान करना, माता पिता, गुरु, राजा, ब्राह्मण, श्रमक, इन लोगों का सम्मान करना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, सभी धर्मों का सम्मान करना, प्रेम सद्भाव बनाकर रखना। अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। धम्म सर्वाधिक सफल रहा, श्रीलंका में रहा था और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना जम्मू कश्मीर में किया। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना जम्मू कश्मीर में किया और ये सब राजतरंगड़ी के अनुसार दिया गया है। अशोक बिल्ड श्रीनगर सिटी इन जम्मू कश्मीर, ये आपने देख ही लिया है। ये सब डिटेल्स वर्णन राजतरंगड़ी में मिला है। ठीक है, साथ ही साथ अशोक ने ओकरेश्वर मंदिर जम्मू कश्मीर में भी बनवाया और अशोक ने देवपाटन नगर की भी स्थापना किया। तीसरा बौद्ध सम्मेलन भी पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय अशोक क्या थे? शासन में थे। अशोक का जो यात्रा रहा बोध गया में रहा था, निगलवा सागर नेपाल में रहा था, लुम्बिनी में रहा था। ठीक है, 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें वर्ष इनका क्रम रहा। देखिए इंपॉर्टेंट यह है कि अशोक की यात्रा का क्रम पूछता लुम्बिनी में, उसके बाद कपिलवस्तु, देन सारनाथ, देन श्रावस्ती, देन बोध गया, देन कुशीनगर, इनका अशोक की यात्रा का क्रम रहा था। अशोक के अभिलेख के विषय में अगर देखा जाए तो जो इनका इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे अशोक के अभिलेख, डेरियस और दारा फर्स्ट से रहे थे। खोजकर्ता थे टी फेथलर थे 1750 ईस्वी में। इसको कौन पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिसेप 1837 में इन्होंने पढ़ा था। और जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट में यूज़ किया गया था पाली प्राकृत भारत में, और अरमाइक, खरोष्टी और ग्रीक भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक पहला भारतीय शासक है जिसने प्रजा को संबोधित करने के लिए लेख लिखवाया। अब अशोक के जो अभिलेख हैं, अभिलेख को 3 प्रकार से बांटा गया, एक शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। जो शिलालेख होते थे इसके विषय में ये पत्थर पर लिखा जाता था। ठीक है, पत्थर पर शिलालेख लिखा जाता था और इनका आकार देख सकते हैं कुछ चौकोर टाइप था। स्तंभ लेख में एकदम बिल्कुल खंभे की तरह होता था, इस पे लिखा जाता था। ठीक है, स्तंभ लेख पे। गुहा लेख होता था गुफा में दीवार पर लिखा गया को उसको बोलते थे गुहा लेख। तो तीनों आपने अभिलेख को देखा। शिलालेख जो रॉक एडिक्ट होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मेजर रॉक एडिक्ट, एक लघु रॉक एडिक्ट। जो मेजर होता है बड़ा वाला, उसमें कुल मिलाकर 14 लेख है, 14 आर्टिकल 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। और इसमें से शाहबाज गाड़ी का किला जिसको बोलते हैं शाहबाज गाड़ी, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, सबसे ज़्यादा, जो कि बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, ये सब जो कि जितने भी अभिलेख है, इस सब लिखने का जो प्रेरणा है इराक के राजा डेरियस या दाए बाहू से मिला है। ठीक है, सब अभिलेख के माध्यम से अपना सारे संदेशों को अशोक ने लिखवाया था।
ठीक है। जो इसके अलावा देखिए हम लोग अशोक की 5 पत्नियां थे, आपने देखा है। सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता था अशोक, कारुआकी। कारुआकी के कहने पर ही अशोक ने जो लड़ाई है इसको छोड़ दिया, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हम लोग कुछ और भी डिटेल्स को वर्णन करेंगे। अशोक के जो शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख के विषय में आपने देख ही लिया है। और कुछ अशोक के जो किले हैं, शहबाज गाड़ी के किला जो है, मतलब इसको बोलते हैं शिलालेख, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। कहाँ पे? पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है। पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात किया जाए, दूसरा है मानसेहरा। मानसेहरा का जो किला है, मानसेहरा, ये भी खरोष्ठी लिपि में, ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान के हजारा में है। सोपारा, ये भी आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, महाराष्ट्र में है। गिरनार गुजरात के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। धौली, ये भी पूरी उड़ीसा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जौगढ़ उड़ीसा में ब्राह्मी लिपि में, कालसी भी देहरादून में ब्राह्मी में। तो ज़्यादा आपको ब्राह्मी लिपि में ही आपको देखने को मिलेगा। खरोष्ठी लिपि में 2 है बस, शहबाज गाड़ी का किला, शहबाज गाड़ी शिलालेख और मनसेहरा शिलालेख, दोनों ही पाकिस्तान में है। यहाँ पे क्या है? खरोष्ठी लिपि है। बाकी सब जितने भी हैं शिलालेख, ये सब कहाँ पे है? भारत में है, और भारत में भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। 8वां है एरागुड्डी, ये भी आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। सारे को देखिए दर्शाया गया है। सोपारा, ये महाराष्ट्र में, गिरनार गुजरात में, शहबाज गाड़ी और मानसेहरा एक खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, ये दोनों ही पाकिस्तान में है, ठीक है। कालसी आपको देख सकते हैं, कालसी, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर देखिए उड़ीसा में, उड़ीसा में आपको 2 है, एक धौली हो गया और एक क्या है? जूनागढ़। एरागुडी, ये आंध्र प्रदेश में आपने देख लिया, सॉरी। इसके अलावा देखिए 14 बृहद शिलालेख हैं। 14 बृहद शिलालेखों के विषय हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिलालेख में, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। पशु बलि है, इस पर रोक लगाया गया है। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, इसमें प्रथम शिलालेख में ऐसा बताया गया है। राजकीय रसोई में सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं और 2 मोर और 1 मृग। पशु हत्या और सामाजिक उत्सव प्रतिबंधों पर रोक लगाया गया है, पहले जो रॉक एडिक्ट था, ठीक है। और दूसरा में क्या हुआ कि इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। पशु चिकित्सा, साम्राज्य में सब जगह सीमावर्ती राज्य, चोल, पांड्य जितने भी हैं, यहाँ पे उनके पड़ोसी राज्यों में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा का प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ मार्गों में कुएं खुदवाए गए हैं और वृक्षारोपण किया गया है। इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि चोल वंश की चर्चा नहीं हुई है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकार, जिसको राजुक, युक्तक और प्रदेशक का चर्चा किए गए हैं तीसरे में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखा जाए तो धर्म के प्रचार के लिए ये सब था। और अशोक ने जो इस शिलालेख में, जो तीसरा शिलालेख है, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष दौरा करेंगे और इस संबंध में जो कि धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित किए जाएंगे। वहीं पर चतुर्थ जो शिलालेख था, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर बौद्ध नीति का चर्चा किया गया है चतुर्थ शिलालेख में, ठीक है। और माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा, इन सब के बीच से चीज़ों को बढ़ाया गया। 5वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 वर्ष के बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है और धम्म नीति के क्रियान्वयन का दायित्व इन्हीं पर था। तो धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसी में मिलता है। और छठा जो एडिक्ट था, इसमें आप देखिए हर समय चाहे भोजन कर रहा है, अंतपुर में, शयन कक्ष, पशुशाला में, सवारी पर, बाग में, ये सब चीज़ें मुझे प्रजा के बारे में सूचना दे सकते हैं। इस सब का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अशोक ने कहा था कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे तब मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनिर्भर नियंत्रण संबंधित शिक्षा दिया गया है। वहीं पर 7वां जो शिलालेख है, 7वां शिलालेख में देखा जाए तो सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान है। प्रियदर्शनी कामना करते हैं कि सब संप्रदाय के लोग सब जगह निवास कर सकें, क्योंकि संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं। तो ठीक है, तो कुल मिला के कि अशोक ने विभिन्न धर्मों
के आपसी समन्वय की बात किया है। सबसे बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख ही सबसे बड़ा शिलालेख है और इसमें तीर्थ यात्रा के भी चर्चा की गई। जो 8वां एडिक्ट है, 8वां में एक अशोक के धर्म यात्रा की बात की गई है। अशोक 10 वर्ष बाद बोधि वृक्ष की यात्रा किया और इसमें 8वां में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गए, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे और 8वें वर्ष से इनकी यात्रा का प्रारंभ हुआ। 8वें वर्ष इन्होंने बोध गया था। ठीक है, इस तरह क्रम पूछता है। 9वां अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां अभिलेख में अशोक ने छोटे छोटे त्यौहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में षष्ठी शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया गया है। वहीं पर दान देना अच्छा, लेकिन धम्म दान के सम्मान में कोई दान नहीं है। 10वां है कि 10वां शिलालेख में इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचें। इसमें धम्म नीति का व्याख्या की चर्चा की गई है। 11वां एडिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां एडिक्ट में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। दासों और सेवकों के प्रति व्यवहार, माता पिता का सम्मान, मित्रों, परिचितों, संबंधित श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता और प्राणियों के प्रति अहिंसा पर बल इसमें दिया गया है। ये 9वां अभिलेख है। 10वां अभिलेख है। 11वां में देखा जाए तो अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। ये आपको 11वां अभिलेख में है। मतलब धर्म की सार, बुद्धि पर जोर, अर्थात मनुष्यों को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करना चाहिए। ये आपको 12वां लिपि में है। मतलब स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी का भी चर्चा इसमें किया गया है। 13वां अभिलेख में ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंग युद्ध की बात इसमें किया गया है और साथ ही साथ सम्राट अशोक के हृदय के परिवर्तन की भी बात का वर्णन इसमें 13वां अभिलेख में किया गया है। साथ ही साथ इसमें पड़ोसी राज्यों के संबंधों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। युद्ध के स्थान पर धम्म के द्वारा विजय प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, 600 योजन दूर तक प्राप्त, मतलब इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है कि जो 14वां अभिलेख है, इसमें अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए जो शिलालेख है इसके अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं, इसमें नहीं लिखे गए हैं, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है मैं नहीं, जिससे जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। ये आपको है। ठीक है, अब देखिए शिलालेख में वर्णित कुछ विषय वस्तु है। पहला शिलालेख में ये सब वही है चीज़ें हम लोग जो आगे डिस्कस किए हैं, जो विषय वस्तु है। ठीक है, सब उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस किए हैं। लघु शिलालेख में देखा जाए तो ये अभिलेख कई जगहों पाए गए, जैसे कि रूपनाथ ये मध्य प्रदेश में, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में, सहसाराम शाहाबाद बिहार में, बैराट ये आपको जयपुर राजस्थान में, मास्की ये भी आपको रायचूर कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धपुर आपको चित्रदुर्ग कर्नाटक में, एरगुडी एक कर्नूल आंध्र प्रदेश में पाया गया है। वहीं पर देखिए गावी मठ रायचूर कर्नाटक, पालकी गुंड रायचूर कर्नाटक, राजुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश, अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। वहीं पर देखिए बहापुर ये श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली में पाया गया है। वहीं देखिए पान गुडारिया मध्य प्रदेश में, सारामारी सीहोर मध्य प्रदेश में, नेत्तूर बेलारी कर्नाटक में, उड़ेगोलम बेलारी कर्नाटक, सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक में। लघु शिलालेख से संबंधित कुछ तथ्य में देखा जाए तो सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम जो कि मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उड़ेगोलम में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अशोक के अभिलेख के कुछ भाग देखा, स्तंभ लेख ये सब आपने देख लिया। देखिए बृहद जो शिलालेख है कुल 7 है, 6 स्थानों प्राप्त हुए, लौरिया अराज चंपारण में, और इसमें भी कुल 6 लेख हैं। लौरिया नंदनगढ़ हो गया, रामपुरवा में यहाँ पे बैल की मूर्ति है, यूपीएससी के द्वारा इसमें पूछा गया है जो कि नष्ट हो चुकी है। दिल्ली टोपरा ये भी चौथा है, ये अम्बाला हरियाणा में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया। इसमें कुल 7 लेख लिखा गया है, जिस पर 16 लेख पाया जाता है, 7 लेख पाया जाता मतलब। और दिल्ली मेरठ जो है ये पहले मेरठ में था, इसको भी तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। इसमें भी टोटल 6 आर्टिकल हैं। प्रयागराज इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 6 लेख है। पहले कौसम्बी में स्थित था, इसको अकबर के द्वारा इलाहाबाद में लाया गया। इसमें रानू कारुआकी के द्वारा दान देने का उल्लेख किया गया है। इसी पर समुद्रगुप्त और जहांगीर का भी लेख मिलता है। इसी पर अशोक के द्वारा
कौशाम्बी के महामात्रों को दिया गया आदेश भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए 7 स्तंभ लेख विषय वस्तु के विषय में दे सकते हैं। पहला है कि धम्म के आधार पर प्रशासन चलाने का निर्देश, धम्म की सार्थकता पर बल, धम्म की सार्थकता के साथ गलत कार्यों के निषेध संबंधी तथ्य, रज्जुक नियुक्ति, लोगों का कल्याण, मृत्युदंड प्राप्त होने वाले 3 दिन का मोहलत, पशुवध निषेध, कैदियों की रिहाई की चर्चा, सभी वर्गों के लिए आदर सम्मान। वहीं पर छठा है कि अशोक की अंतिम घोषणा मानी जाती है, अशोक के धम्म प्रसार के लिए व्यापक कार्य, वट वृक्ष लगवाए गए, श्रीलंका के अतिरिक्त विदेशी शक्ति का उल्लेख नहीं है इसमें, इस तरह की चीज़ें हुआ। ठीक है, लघु स्तंभ लेख सारनाथ में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, इसको लायन कैपिटल्स भी बोलते हैं। प्रयाग में संघभेद यूपी में है, इस तरह। अन्य अभिलेख भी है, रुमनीदेही का अभिलेख लुम्बिनी में अशोक के द्वारा माफ़ करने का उल्लेख इसमें है। ठीक है, कर माफ़ करने का उल्लेख है। ठीक है, और एक है कि निगाली सागर स्तंभ लेख, ये नेपाल में है, इसमें इसके शीर्ष पर शेर की मूर्ति स्थित है। तहसीला का जो अरमाइक है ये पाकिस्तान में है। कंधार का ग्रीक और अरमाइक में लिखा गया है, ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। लघमान है अभिलेख, इसी तरह आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अशोक के द्वारा दान किए गए गुफा के विषय में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अन्य शासक भी रहे, दशरथ रहे, संप्रति रहे, बृहदत्त रहे, ये लोग भी रहे, लेकिन जो बृहदत्त रहे मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो कि हत्या करके बैठ गया और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ। ठीक है, तो आपने देखा मौर्यकालीन आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, और इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो हम लोग इसको सब चैप्टर को एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जब देखेंगे तो सभी उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो आगे ये सब इसको क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के विषय में। मौर्य साम्राज्य के विषय में इसका स्थापना देखिए किसने किया था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और संस्थापक भी थे। सबसे पुराना राजवंश भी मौर्य साम्राज्य है। इसको देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, विशाखादत्त कृत मुद्राराक्षस में हुआ है, और मुद्राराक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होता है, और इसी ग्रंथ में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल और कुलहीन भी कहा गया है। विलियम जोन्स जो कि सेंडोकुर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया, विलियम जोन्स के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त में जो यूनानी लेखक जस्टिस के द्वारा सेंडोकुर्स कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए, जस्टिन जो थे चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिस। कौटिल्य आपके इनके विषय में जानते हैं, कौटिल्य कौन था? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। ठीक है, और कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य भी बोला जाता है इनको। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बने तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया, और भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना किया। चाणक्य अपने बचपन में जो नाम से जानते थे, जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य जो पुस्तक है इसके विषय में, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, एक राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित शासन के सिद्धांतों के पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग जो थे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये सप्तांग है। अर्थशास्त्र के विषय में आपने देख ही लिया है। कौटिल्य के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना जो की गई है कट्टेवली के शास्त्र किया गया है। डायमेकस बिंदुसार के शासन में भारत आया था। वहीं पर बिंदुसार के शासन में अशोक के द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख जो मिलता है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः जो बना था लकड़ी का बना था।
जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए वह है पाटलिपुत्र में। वहीं पर बुलंदी बाग प्राचीन स्थल जो कि कहाँ पे है, पाटलिपुत्र में है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार जीता गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रहा है सुसीम, रुद्रदामन और जूनागढ़ का शिलालेख, ये सब संबंधित रहा। वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, इसके अलावा हम बात आगे करें अगर, तो वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य आपने देख लिया। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित कहाँ पे होता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का आपने देखा है कि निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इनके हालांकि इनके द्वारा जो नियुक्त किया गया था गवर्नर, उनके द्वारा कराया गया था। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अगर बात करें अशोक, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अशोक के विषय हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला है कि सेलुकस, जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किसको हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया था सेलुकस को। आपने देखा है सेलुकस निकेटर को कैसे हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर की जो पुत्री थी हेनिला जिसको बोला गया, उससे शादी कर लिया और उसके बदले में दहेज के रूप में कंधार, हेरात ये सब मिला इनको। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के संदर्भ में सही कथन है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दिया है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है श्रीलंका। श्रीलंका जो कि अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, दूसरे और 13वें शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था, अशोक ने करवाया था। और अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा। देखिए ये जो है इसका प्रमाण मिलता है देवनाप्रिय की उपाधि से मिलता है। ठीक है, तो 272 ईस्वी पूर्व में लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठे अशोक ने 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ और उसके अभिलेख में सर्वत्र जो उसे देवनाप्रिय बोला गया और इसका मतलब ही होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, इसकी जो कि हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें अगर अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजित जो किया गया था पाटलिपुत्र में, और तृतीय जो बौद्ध समिति होने का उल्लेख जो मिलता है दीपवंश और महावंश में मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी मौर्य शासक में हुए थे अशोक और दशरथ। रज्जुक जो कि बोला जाता था, मौर्य शासन के अधिकारी को रज्जुक बोला जाता था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा जिस विभाग से संबंधित था वह विभाग था न्याय विभाग। व्यापारियों सार्थवाह जिसको कहते हैं वह व्यापारियों के काफिलों को बोलते हैं सार्थवाह। सार्थवाह जो कि व्यापारियों के काफिलों को बोलते हैं। सार्थवाह जो होता है कारवां एक होता है, व्यापारियों के कारवां को सार्थवाह कहते हैं। इनकी ये भी इसके विषय में भी जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र में इनको प्राप्त होता है सार्थवाह। रज्जुक आपने देखा है मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक बोलते हैं। और अपने चौथे स्तंभलेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए बोला था जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में
बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों को नियुक्त किया, जिसका मतलब होता है रज्जुक अधिकारी, मतलब मौर्य शासन के अधिकारी होते हैं। इन्हीं के द्वारा राजस्व और न्याय दोनों ही क्षेत्रों को देखते हैं। अगर आधुनिक रूप से देखा जाए तो ये न्यायालय जैसे जिलाधिकारी होते हैं उसी तरह। अग्रहारिक जो होते हैं मौर्य प्रशासन के भाग नहीं थे, अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जुक थे, मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। वहीं पर सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप बनवाए थे सांची को, और सांची का स्तूप बनवाया गया था, अशोक ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम था, काकड़ाम। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में था। और इसी तरह हम आगे देखें, कौसंबी का संबंध रहा है। घोषिताराम मठ, कुशीनगर का रानाभर स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप, वहीं पर श्रावस्ती का सहित महित। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम देखा है तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती है सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम। लुम्बिनी रहा, उसके बाद कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, अशोक, कुशीनगर और श्रावस्ती। और इसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे जो कि ये सब जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले अशोक जो अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही अशोक ने आखेट और बिहार यात्राओं को रोक दिया और उसके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के पवित्र हुए स्थानों जो कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 8वां शिलालेख जो कि बोध गए के बाद जो लास्ट में रहे थे 20वें वर्ष रुक्मिणीदेवी अभिलेख में मिलता है उनकी पूजा अर्चना। तो लुम्बिनी गए थे, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के जो शिलालेख में जो प्रयुक्त हुआ था प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था और इनकी लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि भी था लेकिन वो पाकिस्तान में जो 2 स्तंभ लेख थे उनके शिलालेख थे वहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। तो शिलालेखों को अभिलेखों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख ये भी पत्थर पे ही लिखे जाते थे लेकिन इनका आकार जो कि चौकोर होता था। स्तंभ लेख एक लंबे आकार का होता था, इसमें पत्थरों पर नक्काशी करके लिखा जाता था। गुहा लेख होता था एक गुफा में जो लेख को लिखते थे, इसको गुहा लेख लिखते थे। कुल 14 विभिन्न स्थानों पर लेखों पाया गया, लेखों का एक समूह जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर पाया गया, जिसमें से शहबाजगाड़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड्डी, सोपारा, ये सब आपने देखा। तो इसमें मानसेहरा और शहबाजगाड़ी को छोड़कर सभी आप ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। शहबाजगाड़ी और मानसेहरा दोनों ही पाकिस्तान में है, ये दोनों ही खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख है। सरकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख, ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। तो खरोष्टी लिपि शहबाजगढ़ी और आपने देखा 2 किले, एक मानसेहरा शहबाजगढ़ दोनों ही खरोष्टी लिपि में। और पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख हैं प्राकृत भाषा में जेम्स प्रिसेप सबसे पहले पढ़े थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर हुआ था, जेम्स प्रिसेप के द्वारा इसमें पढ़ा गया था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख जो थे खरोष्टी लिपि में थे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है खरोष्टी हो गया। अशोक का अपने अभिलेखों में समानतः जिस नाम से उल्लेख मिलता है वह प्रियदर्शी नाम है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पालिश है, अखंड है और स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है। अगला देखिए, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम अभिलेखों में से मिलता है अशोक का अभिलेख मिलता है। तो सभी अभिलेखों में अशोक का अभिलेख नाम मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम। वह उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप या प्रस्तर चित्र के रूप में
रानडेव अशोक राजा उल्लिखित है, एक कंगनहल्ली। अशोक का रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अनुराधपुरी आपने देखा कि प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित जो अनुराधपुरी से पता चलता है। और इसके अलावा आपने देखा कि जो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है उसको बोलते हैं खरोष्ठी लिपि, दाईं से बाईं। जेम्स प्रिसेप इसको पढ़े थे, ठीक है। और इसके अलावा भाब्रू स्तंभ के विषय में अगर देखा जाए तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। रुम्नदेही के विषय में आपने देखा कि अशोक का इतिहास मोस्टली आपको अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। 40 से अधिक अशोक का अभिलेख प्राप्त हो चुका है। इसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोडम ये सब है, ठीक है। यहाँ से इनके व्यक्तिगत नाम भी मिलता है, ठीक है। और मास्की का शिलालेख अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है कि कालसी, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो मिली थी कालसी में मिला था। कहाँ पे? कालसी में। रुम्नदेही से भी आपने देखा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। रुम्नदेही अभी आपने देखा था जस्ट, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यहाँ पे अशोक ने जो अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी की यात्रा किया था, यहीं पर रुम्नदेही स्तंभ लेख स्थापित किया था। और यहीं पर बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण जो लुम्बिनी ग्राम का भोग कर जो था माफ़ कर दिया था और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा अगला हम लोग देखें कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के जो शिलालेख 13 में इसमें बताया गया है, 13वें शिलालेख में। और अशोक का जो 12वां अभिलेख है इसमें बताया गया कि सभी संप्रदायों के सार तत्वों में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। हमें सभी संप्रदायों को आदर करना चाहिए। ये सब इनको 12वां में है। 13वां में कलिंग युद्ध के विषय में है, 13वां अभिलेख में। और इसमें अशोक की विजय हुई थी, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना जो युद्ध नीति है इसको त्याग कर धम्म नीति को अपनाए थे, ठीक है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विकल्पानुसार अशोक अभिलेख में जिससे कलिंग विजय का वर्णन मिलता है हाथीगुम्बा अभिलेख। हाथीगुम्बा अभिलेख के विषय में हम लोग देखेंगे तो ये भी खारवेल के जो हाथीगुम्बा अभिलेख है इसमें नंद राजा के द्वारा कलिंग विजय करके यहाँ से ले जाई गई जो प्रतिमा है इसको खारवेल के द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है और 13वें अभिलेख में है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रॉक एडिक्ट है संगम राज्य के विषय में बताते हैं, उसमें दूसरा और 13वां है। चोल, पांड्य, सतयुपुत्र, सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, सातवाहन इसका राइट आंसर है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई है। ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, 5वां स्तंभ अभिलेख है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, ये मिस्र का है। चोल, गुप्त, मौर्य और पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के राज की संबंध रहे, मौर्य से संबंधित रहे। अशोक के धम्म का मूल संदेश यही है कि शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, यह अशोक के मूल धम्म का मूल संदेश रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आप मान लीजिए। अशोक का नीति जो है धम्म का मूल उद्देश्य यही रहा है कि अपने दूसरे मतलब इन्होंने बताया ही था कि कल्याण करना, दान दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता और साधुता बनाए रखना, इनका काम यही था, इनका ही संदेश था, ठीक है। अगला है कि प्राचीनतम भारतीय अभिलेखों में से वह खाद्यान्न जिसमें या जिसे देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, सौगौरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए दिया जाता है मृत्युदंड। वहीं पर प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज जो कि भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में,
सत्य कथन यही है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को ले जाने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो कलिंग विजय के विषय में हम लोग बहुत ही अच्छे डिस्कस किए थे। और मेगास्थनीज ने अपने जो इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था, 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मेगास्थनीज 2 दूत थे, सेलुकस निकेटर के दूत थे। ब्राह्मण और समक को दार्शनिकों के 2 प्रकार कहा, मेगास्थनीज ने कहा था। ब्राह्मण और समक को दार्शनिकों के 2 प्रकार कहा था। जिसने कहा था? मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र मुद्राराक्षस मेगास्थनीज की इंडिका और वायु पुराण में से वह स्रोत जिसे उल्लेख होता है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं है, मेगास्थनीज की इंडिका में है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ये सब इंडिका में देखने को मिलता है। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगास्थनीज की इंडिका में। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों के द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है। संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश का साम्राज्य। और अशोक का धम्म का मूल संदेश आपने देखा ही बहुत ही अच्छे ढंग से। और अगला है कि इंडिका के लेखक भी आपने देख ही लिया है कि मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक थे इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन भी मिलता है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था, जिसमें 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जो छठी समिति है, इसमें इनका कार्य था बिक्री कर का वसूल करना। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। जो कर चोरी करता था इसको मृत्यु दंड दिया जाता था। सोच सकते हैं इतना बड़ा था। और भाग और बलि जो थे ये राजस्व के स्रोत थे, भाग और बलि। सीता राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता बोलते थे। प्राचीन भारत में वह कर जो चारागाहों पर लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे? विवित बोलते थे। ठीक है, देखिए तो मौर्य काल की जो आर्थिक व्यवस्था थी, इनका जो मेन अर्थव्यवस्था होता था कृषि और पशुपालन पर और कारखाना पर। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे और निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा के खेती को अदेव मातृक बोलते थे। ठीक है, इस समय जो कृषि का उत्पादन जो कौटिल्य के अनुसार हुआ था 1/6 था और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 लिया जाता था। और बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। और बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज कर था। भूमि माप वाले को रज्जू बोलते थे। चारागाह वालों को विविध कहा जाता था। अकाल के समय कोई भी कर नहीं लिया जाता था, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। मौर्यकालीन की जो मुद्राएं थी, मौर्यकाल की राजकीय मुद्रा कौन थी? पड़ थी। चांदी का सिक्का हुआ करता था और इसी के रूप में आहत मुद्रा का भी प्रचलन बहुत ही अच्छा था। और जो सोने के सिक्के होते उसको निष्क और स्वर्ण और निष्क कहा जाता था, सोने के सिक्के को। ठीक है, मौर्यकालीन संगठन थी श्रेणी, निगम, सार्थवाहक। सार्थवाह आपने देखा ही, कारवां होता था व्यापारियों का। निगम व्यापारियों का संगठन था। श्रेणी जो थी शिल्पकारों का संगठन था। सन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया था। सन व्यवस्था ये नंद वंशों की सेना से 3 गुना से अधिक था। मौर्यकालीन सन व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। 2 प्रकार से बांटा गया था, अस्थायी और अस्थायी रूप से। जो नेतृत्व करता था उसको बोलते थे नायक। 3 पार्टों में बांटा गया था कौटिल्य के अनुसार। एक तो पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, नगरपालिका सेना। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र या अमात्य कहते थे। इनकी संख्या 18 थी। जैसे कि अमात्य का हेड थे प्रधानमंत्री, पुरोहित का काम था धर्म और दान विभाग का प्रधान थे, सेनापति का कार्य सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र होते थे, इस तरह होते थे। ठीक है, अंतपाल जो होते थे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होते थे, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग का रक्षक, इस तरह आगे देखने को मिला। आगे देख सकते हैं राजस्व इकट्ठा करने से जो संबंधित थे, समाहर्ता थे, आय का संग्रहण करता थे। अंतर्वेदिक जो होते थे अंतपुर का अध्यक्ष होते थे। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशास्ता जो होते थे कारागार का अध्यक्ष। व्यवहारिक होते थे प्रमुख न्यायाधीश। नायक आपने देखा नगर रक्षा का अध्यक्ष। ठीक है, इस तरह आप आगे देखिएगा। एग्रोनोमाई जो होते थे मार्ग निर्माण से संबंधित थे। सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों पर जुर्माना
था, जिसको बोलते थे पंकदो सन्निरोधे, पंकदो सन्निरोधे। ठीक है। लक्ष्मणाध्यक्ष होते थे, मुद्रा विभाग को बोलते थे, और इनकी संख्या टोटल मान के चलिए 26 था। और सीताध्यक्ष आपने देखा है कृषि विभाग, अकाराध्यक्ष खनन विभाग को बोलते थे। धर्मस्थली दीवानी न्यायालय से संबंधित थे। गुड़ पुरुष गुप्तचर को बोलते थे। संस्था होते थे अस्थायी गुप्तचर, इस तरह से। देखिए आगे अधिकारियों के विषय में, जो लतार अधिकारी होते थे, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होते थे। पट्टकोल को बोलते थे ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। साहसधिपति जो होते थे चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिप जो होते थे चुंगी का सुरक्षक होते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तहसीला रहा था। और मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो न्यायालय अस्तित्व में थे, धर्मस्थयी कंटक शोधन, धर्मस्थयी जो होते थे, इसके द्वारा दीवानी और विवाह संबंधी विवादों का, तो इसको बोल सकते हैं दीवानी और विवाह। वहीं पर कंटक शोधन जो होते थे, इसमें फौजदारी मारपीट के तरह के मुकदमे इसमें निपटारा होता था। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या बोलते थे? राजुक बोलते थे। और मौर्य काल में सम्राट ही सबसे सर्वोच्च न्यायालय होते थे, और अंतिम न्यायालय या न्यायाधीश था। राजा का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य होता था। गुप्तचर विभाग में आपने देखा कि मौर्य काल में जो गुप्तचर विभाग थे, इनके प्रधान को बोलते थे महामात्य परसर्प बोलते थे। ठीक है। संचार से इस तरह की चीज़ें होता, संस्था होती थी। आगे देखिए, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य और अर्थशास्त्र में से वह पुनर्विवाह वर्जित प्रोहिबियस था मनुस्मृति, इसका राइट आंसर है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्षत्रियों का, वास्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम अगर देखा जाए तो मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग और विसिक था। चंद्रगुप्त का अन्य नाम था सेंड्रोकोट्स। बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात। अशोक का अन्य नाम प्रियदर्शी। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। ठीक है। चैप्टर देखिए बड़ा है लेकिन मज़ा आ गया। अगला है कि अंतिम मौर्य सम्राट जो थे बृहदत्त थे। शुंग वंश के अगर हम लोग बात किया जाए, शुंग वंश के विषय में, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। मगध में शुंग वंश की स्थापना किया। अंतिम शुंग राजा थे देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने किया था, और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मौर्य काल में प्रलयम था आपातकालीन कर। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अगर हम देखा, सुदर्शनशील का निर्माण करवाए थे, और गिरनार क्षेत्र गुजरात में, और ये भी आपने देख लिया है। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख जो मिलता है महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ के अभिलेख पर पाए गए अशोक के अभिलेख। बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में अगर देखा जाए तो यह पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थे। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख का वर्णन मिलता है। ठीक है। सारनाथ को बोलते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोक, और नालंदा को ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब देखिए मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के विषय में हम लोग एक छोटे से नोट्स के विषय में, मौर्य काल के समय बहुत सारा चीज़ें घटनाओं घटी। तो मौर्य के बाद की जो घटनाएं घटी उसको बोला गया मौर्योत्तर का, जैसे कि शुंग वंश की स्थापना, ये सब चीज़ें हुआ। तो आप हम लोग आगे इसको देख लेते हैं। ठीक है।